हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। स्वास्थ्य आप सभी का बहुत अच्छा होगा और स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए और घर पे थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिए। देखिए आप सब घर पे बैठे हैं, मुझे पता है खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे होंगे, पकौड़े सकौड़े हैं। सकौड़े क्या होते कुछ नहीं, खूब खा रहे होंगे और खूब खा के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लेंगे तो अभी से दिक्कत होने शुरू हो जाएगा। ऐसे अभी आप बच्चे हैं, अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर भी एक्सरसाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। रोज़ व्यायाम करिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मनोरंजन भी करिए। थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देखिए करिए, थोड़ा टेक्निकल मूवी देखिए जिससे दिमाग थोड़ा विकसित एक्सपैंड हो, सोचने का आपका नज़रिया बदले। हाँ, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे बदमाशी कर रहे हैं आजकल। पेपर में मैंने आज पढ़ा कि व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप बना करके पढ़ाइयाँ हो रही हैं स्कूलों द्वारा और स्कूल पे बच्चे, वहाँ पे टीचर जो है बच्चों के लिए कंटेंट दे रहे हैं, बच्चे उन लोगों को बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ भेज रहे हैं बढ़िया बढ़िया मैसेजेस भेज रहे हैं ग्रुप में। तो इसके लिए ग्रुप नहीं बनता बच्चों, ठीक है ना। आपकी पढ़ाई के लिए बना है। ऐसे फालतू के काम करेंगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। मैच्योरिटी दिखाइए, थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर लाइए, ठीक है। इस आपातकाल में, इस आपदा के काल में सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी लोग त्रस्त हैं, तो आप बचा के रहिए और मेहनत करिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम आप लोगों को फिज़िक्स का क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो मैंने आप लोगों को प्रतिबिंब बनने के नियम और 3 कंडीशंस मैंने बता दिए थे, जिसमें वक्रता केंद्र पर अगर सी पर रखा हो वस्तु तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, ये मैंने बता दिया था। आज इसके आगे की बात करते हैं, जो वस्तु सी और एफ के बीच हो। तो देखिए बच्चों, सी ये रहा यानी वक्रता केंद्र, और फोकस, इन दोनों के बीच में अगर कहीं वस्तु कहीं भी रखा हो बीच में, तो आपको पता है नियम, एक किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। एक किरण कैसे चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो एक किरण ऐसे गई और मुख्य फोकस से होके चली आई, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर चली आई, ठीक। दूसरी किरण कैसे जाएगी बच्चों, थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा तो उसको आप सीधा समझ लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड थोड़ा अप एंड डाउन है जिसके कारण लाइन सीधी नहीं बनती, कभी कभी बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए, दूसरा किरण कैसे जाएगा, तो दूसरा किरण या तो प्रकाशिक केंद्र से जाए, वक्रता केंद्र से जाए, या फिर फोकस से जाए। तो हम चलिए कहाँ से लेके चलते हैं। अगर यहाँ से लेके जाएंगे तो दर्पण के द्वारा को और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कहाँ से लेके आते हैं, इस फोकस से लेके आते हैं। चलिए, फोकस से लेके जाते हैं तो ये फोकस से प्रकाश की किरण जाएगी, देखिए सीधी नहीं गई। यही प्रॉब्लम होती है फिगर में, टाइम ज़्यादा ले लेता है, वीडियो लेंदी हो जाता है। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस से जाएगी। जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, पैरेलल, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, तो देखो ये सी पर नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। सी का जो लाइन मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। सी पर नहीं इंटरसेक्ट करेंगे, सी के बाद कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, अर्थात एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, सी के बाद कहीं काटेंगे। थोड़ा सा इस लाइन को सीधा अगर बनाया जाए तो ये थोड़ा सा दूर कटेंगे एक दूसरे को। आप कॉपी पे बनाएंगे जब अच्छे से प्रकार वगैरह से माप के तो बढ़िया बनेगा। तो ये सी के बाद अर्थात यहाँ कहीं काटेंगे, ठीक, और यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा आई आई डैश, ठीक ना, सी के बाद बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बनेगा। देखो वस्तु छोटा था, ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा।
तो देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच होती है तब क्या होता है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी किरण मुख्य फोकस से जाती है जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र के बाद आई डैश पर काटती हैं, जहां आई डैश वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कि उल्टा होता है, और जब उल्टा प्रतिबिंब हो तो वास्तविक होता है, और जब वास्तविक प्रतिबिंब है और ये कहाँ है तो बच्चों पीछे वक्रता केंद्र के बाद है और वस्तु से कैसा है, बड़ा है। तो कैसा प्रतिबिंब बना, बड़ा, वस्तु से बड़ा। यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गया चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन क्या है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें, मिटा दें, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। पांचवा कंडीशन क्या है बच्चों, जब वस्तु कहाँ रखी हो, पांचवा कंडीशन है जब वस्तु F पर हो, कहाँ हो, F पर। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, दूर से दर्पण के पास ले आ रहे हैं, धीरे धीरे हम दर्पण के पास ले आ रहे हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, लाइन सीधी नहीं बनती ये। चलो ये हमारा पोल हो गया छोटा, यहाँ पे हमारा कहीं F है और इसके डबल डिस्टेंस पर C है, ठीक है। F पर कोई एक वस्तु रखी है, ठीक, ये हमारा मिरर है, mm डैश या m1 m2 जो भी कहिए। जब वस्तु F पर रखी हो, देखिए एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और बच्चों जो दूसरी किरण होती है ना, दूसरी किरण, वो दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। और वक्रता केंद्र से जाएगी और टकरा के वापस भी लौट आएगी, और ये किरण सीधे ऐसे चली जाएगी। और ये दोनों किरणें बच्चों जब देखोगे आप ना, तो दोनों की दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी, समांतर जाएंगे, एकदम समांतर, ऐसे समांतर चलती चली जाएंगी। और आपने अगर समांतर रेखाओं का परिभाषा पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो इनफाइनाइट पे, अनंत पर काटती हैं, ठीक है। तो ये किरणें कहाँ काटेंगी बच्चों, अनंत पर काटेंगी। तो ये किरणें कहाँ काटेंगी, अनंत पर काटेंगी, और अनंत पर भी काटेंगी तो वहाँ भी कहीं नीचे ही काटेंगी, और नीचे काटेंगी तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा बच्चों, उल्टा प्राप्त होगा। तो इसका भी होगा उल्टा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा, जब भी उल्टा बने तो याद रखिए वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, दूसरी वक्रता केंद्र से जाती है जो वापस उसी मार्ग में लौट आती है। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। ये अनंत पर काटेंगी जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, जो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की बात करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले की बात करते हैं, छठे कंडीशन की। छठा कंडीशन, जब वस्तु कहाँ रखा हो, तो जब वस्तु F व P के बीच हो, यानी F का मतलब फोकस और P का मतलब ध्रुव के बीच हो। सोच लीजिए, धीरे धीरे नजदीक आ गए एकदम। अब इससे ज्यादा नजदीक हम होंगे भी नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से नजदीक से पढ़ाएं, ये लॉकडाउन क्या बताया जाए इस लॉकडाउन के बारे में।
एकदम तबाह कर दिया। चलिए जो भी करे, हम लोगों को जो हमारा काम है वो हम करेंगे। ये बच्चों मान लीजिए हमारा F है, ये P हो गया, ये हमारा C हो गया। अब कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी गई है बच्चों, P और F के बीच रखी गई है। कहीं छोटी सी वस्तु है, रख दी गई। मान लीजिए वस्तु का नाम क्या है, ए बी। एक किरण कैसे चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो बच्चों ये मुख्य फोकस से ही जाएगी। समांतर जब भी मुख्य अक्ष के चलेगी तो मुख्य फोकस से ही जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, जो वापस उसी मार्ग में क्या होगी, लौट आएगी। बच्चों ये दोनों किरणें आप लोगों को दिख रही होंगी, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दोनों की दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। देखिए यहाँ पे कम डिस्टेंस है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बहुत दूर जा रहे हैं। और जब दो किरणें एक दूसरे से दूर जाएं तो कभी कटेंगी नहीं, कटेंगी ना, मिलेंगी ही नहीं कहीं। और जब नहीं मिलेंगी तो हम एक कल्पना करते हैं। अब हम एक आँख इसे लगाएं यहाँ पे, और यहाँ से आँख लगा के देखें तो हमको लगेगा क्या कि ये किरणें दर्पण के पीछे अंदर कहीं यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही। ऐसा लग रहा है ना कि ये आगे अगर होती, अंदर से आ रही होती तो कहीं यहाँ कटती। तो ये हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, देख लिया आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मिलने का आभास हो रहा है, मिल नहीं रहा, लग रहा है कि हाँ वहाँ मिल जाएगा। तो यही हमारा अवतल दर्पण के द्वारा आखिरी कंडीशन है। जब वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों। देखो आभासी बना तो सीधा भी बन गया, ठीक है, नीचे नहीं बना, ऊपर ही बन गया। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, पहली बात तो सीधा बनता है। वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनता लेकिन बड़ा बनता है, ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा बनता है। प्रयोग जब दर्पण का उपयोग हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आज तो नहीं, अगले वीडियो में हम दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग दर्पण का प्रयोग और जितने भी इसके न्यूमेरिकल वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में यह चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो जब वस्तु F और P के बीच प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है, और क्या बनता है, और बनता है आभासी बनता है। प्रकृति कैसी होती है इसकी, मतलब सिर्फ आभास होता है, मिलने का मिलता थोड़ा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा एक ही कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक, दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख। देखो उत्तल दर्पण यही तो होता है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। तो इसके सामने जब बाईं ओर कोई भी वस्तु रखी जाएगी, ठीक है, इसके सामने कहीं भी जब वस्तु रखी जाएगी तो होगा क्या कि इसका एक ही निश्चित जगह प्रतिबिंब बनेगा। आकार छोटा है बड़ा दर्पण की साइज पर निर्भर करता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज देखिए, होगा क्या कि यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी, समांतर। नियम आपने पढ़ा है, 3 ही नियम है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण चलेगी जो दर्पण से टकराने के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर मुख्य फोकस से होकर जाते हुए प्रतीत होती है। नियम आपने पढ़ा है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे जाएगी क्या, कि जाती हुई प्रतीत होगी, जाते हुए प्रतीत होगी भाई। क्यों, क्योंकि पार तो कर नहीं पाएगी, इधर तो लेपन किया गया है, पॉलिशिंग की गई है, कलई किया गया है, तो इधर तो जाएगी नहीं, तो टकरा के इधर जाएगी। तो जाते हुए प्रतीत जरूर होगी हमको ऐसा लगेगा देखने पे कि मानो ये कहाँ से जा रही हो, F से होकर के जा रही हो, ऐसा हमको प्रतीत होगा और ऐसे टकरा के ये कर जाएगी। मतलब उभरा हुआ है ना, इस पर ऐसे प्रकाश जाएगा, लड़ेगा तो इधर भाग जाएगा, होता है ना, ऐसे थोड़ा सा कर्व प्लेस हो और आप यहाँ पे गेंद टकराओ तो इधर भागता है, इधर से फेंकेंगे तो इधर ही आएगा ना कि उधर जाएगा। तो वही यहाँ से फेंका, इधर चला गया, लेकिन ऐसा लगेगा, ऊपर से देखा जाए आँख लगा कर लगेगा F से होकर जा रहा है, ठीक है। दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है जो वापस उसी मार्ग में लौट आता है।
लेकिन यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ जाता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ से ऐसे एक किरण चलेगी जो टकरा करके वापस उसी मार्ग में क्या होगी? लौट जाएगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से जा रही है? प्रकाशित केंद्र से जा रही है। ऐसे गई, यहीं से टकरा के इधर को ही चली जाएगी। ये वाली किरण क्या इधर को ही चली जाएगी। अब ठीक है? नहीं ठीक है? समझ लीजिएगा ठीक है कि नहीं है, आप समझ लीजिएगा। मैंने बना दिया। ये किरण ऐसी लगेगी मानो कि क्या हो रही है? प्रकाशित केंद्र से जा रही है और वापस उसी फिर प्रकाशित केंद्र बोला, वक्रता केंद्र से जा रही है और वापस उसी मार्ग में लौट आ रही है। अब ये दोनों किरणें देखिए एक दूसरे को ये भी कहा हो रही है, दूर जा रही है ना बच्चा, दूर जा रही है तो मिलेंगी नहीं। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और यहाँ पे वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? तो यहाँ पे वस्तु का एक छोटा नन्हा सा प्रतिबिंब बनेगा। इसको हम बोलेंगे ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बना? छोटा बना, सीधा बना, और जब सीधा बने तो आभासी बना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखिए, वस्तु कहीं भी हो, ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, सीधा और आभासी। कहाँ बनता है? तो P व F के बीच दर्पण के अंदर बनता है। ठीक है, तो ये हो गया उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, दर्पण के लिए U, V व F में संबंध। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डेरिवेशन इसका हम करा देंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और ऊपर से आपके पाठ्यक्रम में इसका डेरिवेशन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी, कमेंट में लिख दीजिएगा किसी दिन करा दें। ठीक है, चलिए, बहुत लंबा है डेरिवेशन, इसलिए नहीं करा रहे हैं। लंबा है, थेल्स प्रमेय से होगा। 9th में आपने थेल्स प्रमेय शायद न पढ़ा हो, 10th में मिलेगा। मैथ में आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। समरूपता का, त्रिभुजों के समरूपता का नियम है, उसकी सहायता से निकाला जाता है। तो दर्पण का सूत्र U V F में संबंध देखिए क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा चित्र बनाएंगे, उसके बाद से सूत्र लिखेंगे। मान लीजिए हमारा एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव है, ये एक मुख्य अक्ष है। हमेशा ध्रुव से ऊपर मुख्य अक्ष मेरा होता है, पता नहीं क्यों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे प्रकाश, वक्रता केंद्र है। बार बार लेंस वाला चैप्टर याद आ रहा है। बच्चों ने लेंस के बारे में कहा था मुझसे, इसीलिए शायद। ये प्रकाश वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ठीक है ना। और अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ रखी है वस्तु, ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कहीं बन रहा है। मान लीजिए यहाँ बनेगा भी यहीं कहीं, ठीक है। यहाँ वस्तु रखी है, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो बच्चे ये जानिए कि किसे क्या कहते हैं। तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है, ये अगर वस्तु ये भी हो, तो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक, इस दूरी को बच्चों हम कहते हैं U। क्या कहते हैं? U कहते हैं। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? U। इसके बाद F से P तक की दूरी को मैंने पहले ही बताया था, क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी F कहते हैं।
क्या कहते हैं, फोकस दूरी, स्मॉल एफ कहते हैं। और ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को, यानी यहाँ से लेके इस P तक की दूरी को जो है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी V। तो यही U और V और F होता है। रिलेशन क्या आता है इन तीनों के बीच में, तो रिलेशन आता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा एक रिलेशन होता है, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध। जहां लिख सकते हैं आप, जहां f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। और बच्चों ये तीनों की तीनों दूरियां कहाँ से ली जाती हैं, ये तीनों की तीनों दूरियां P अर्थात ध्रुव से ली जाती हैं। ठीक है, तो ध्रुव से तीनों दूरियां ली जाती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। इसके बाद तब एक चीज और आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता अगला हमारा टॉपिक है। बहुत ही आसान है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। समझिए आज, हो सकता है मैं आपको समझाने में सफल हो सकता है आप समझने में सफल हो, या हो सकता है आप समझने में असफल हो। देखते हैं क्या होता है। चलिए, रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेंस, मैग्नीफाई करना। आप देखते होंगे आपके मोबाइल में जूम करना होता है ना, किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना, जूम करना। ऐसे छोटा सा वस्तु है तो उसको हम क्या करते हैं, बड़ा करके देखते हैं। तो छोटे वस्तु को बड़ा करना, यही होता है मैग्निफिकेंस, आवर्धन क्षमता। आवर्धित करना, मैग्निफिकेशन माने आवर्धित करना, मैग्निफिकेंस माने आवर्धन क्षमता। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्मॉल एम से, मैग्निफिकेंस। क्या होता है, तो किसी भी दर्पण द्वारा बने, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु जिसका कि प्रतिबिंब है, वस्तु की लंबाई, इन दोनों का जब हम बटे कर देते हैं अर्थात अनुपात निकाल लेते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेंस या आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला निकलता है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, I से, वस्तु की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं O से। तो ये हमारा बनता है m बराबर I/O। जब हम इसको देखते हैं ना, इस चीज को, इस संबंध को, तो यह संबंध एक चीज के और बराबर आता है। यह संबंध बराबर आता है अगर हम उसी वस्तु की दूरी ले लें, उसी प्रतिबिंब की दूरी ले लें और उसी वस्तु की दूरी ले लें, अर्थात जो अभी दर्पण के सामने हमने रखा था, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, उसी को ले लें, तो इसके ऋणात्मक मान के बराबर आता है कौन, यह मैग्निफिकेंस। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर बराबर माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये होता है हमारा आवर्धन क्षमता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं दर्पणों के उपयोग। तो पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के दो उपयोग दोनों के देख लेते हैं, बहुत इजी है। पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, दंत चिकित्सा में, यानी हमारे दांत जो होते हैं छोटे, मतलब है ना, और इनका प्रतिबिंब बड़ा करके देखना होता है। तो छोटी चीज़ों का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का, जो दंत चिकित्सक, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांतों का इलाज करते हैं हमारे, वो अवतल दर्पण का हमारे मुंह के पास इसे लगाते हैं और हमारे दांतों को बड़ा करके देख लेते हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। दूसरा हमारा उपयोग क्या है, नाई की दुकान में। हालांकि नाई की दुकान में आप लोग देखते होंगे तो वो समतल दर्पण ही होता है, ठीक है, लेकिन बढ़िया बढ़िया जगहों पर अच्छे हेयर सैलून में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, समतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता।
थोड़ा सा कर्ड होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का सा कर्ड होता है। यानी कि अगर यूँ कहें तो ऐसा कोई दर्पण नहीं होता, ये दर्पण बहुत हल्का सा, ये एकदम लगभग आपको सीधा ही लगेगा, मतलब हल्का सा कर्ड होता है। ठीक है, तो उसका प्रयोग किया जाता है नाई की दुकानों में। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो इसका उपयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट का मतलब समझ लो गोरखपुर वगैरह जाते होंगे शहरों में, मैं गोरखपुर के नज़दीक का इसलिए गोरखपुर बोल रहा हूँ। शहरों में जाते होंगे तो शहरों में आप स्ट्रीट लाइट देखते होंगे। अब तो LED लाइट आ गया है। पहले स्ट्रीट लाइट जो होती थी, जो ऑरेंज कलर की जलती थी, उसमें एक बल्ब होता था, ऐसा कुछ बल्ब होता था। ठीक है, और इस बल्ब के चारों तरफ ऐसे एक सिल्वरिंग किया हुआ, ठीक है, लेपित किया हुआ एक प्लास्टिक या कांच कुछ भी होता था, एक दर्पण के जैसा, ये लगा दिया जाता था। अब इसके ऊपर एक शीशा लगा दिया जाता था पारदर्शी। होता क्या था, जब ये बल्ब जलता था तो इसका प्रकाश इन सब से, यहाँ से निकलता था, यहाँ टकराता था, यहाँ चला आता था, यहाँ से निकलता था, इधर टकराता था, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे इस दर्पण के कारण, इस वाले दर्पण के कारण क्या होता था, चारों दिशाओं में फैल जाता था। ठीक है, इस वाले दर्पण के कारण। तो ये स्ट्रीट लाइटों में प्रयोग किया जाता है, अभी भी प्रयोग किया जाता है, देख सकते हैं आप ऑरेंज वाले। ठीक है, स्ट्रीट लाइट में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टॉर्च में किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है। टॉर्च में देखते हैं वो वाला टॉर्च जो होता है, उसमें ऐसी कटोरी होती है ना, यहाँ पे बल्ब जलता है, तो यहाँ से प्रकाश निकलता है, ये भी यहाँ, यहाँ से निकलता है, ये भी यहाँ, यहाँ से निकलता है, ये भी यहाँ, लेकिन एक जगह पर केंद्रित करने के लिए टॉर्च में प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग है इसका, समझ लीजिए। इसके बाद उत्तल दर्पण का प्रयोग में दूसरा, पहला तो हो गया स्ट्रीट लाइट में, दूसरा वाहनों के साइड मिरर में। आप देखते होंगे मोटरसाइकिल या फिर कार के बगल में जो दो शीशे होते हैं ऐसे कान, उसके वो कान जो होते हैं ना, वो वाहनों के साइड मिरर, मिरर माना होता है आईना, वो लगा होता है दर्पण। क्यों लगा होता है, ताकि पीछे के दूर के भी वाहनों को हम क्या करें, देख सकें। ठीक है, दूर के भी वाहनों को देख सकें, उसका एक निश्चित जगह पर प्रतिबिंब बन सके। ठीक है, लिखा होता है उस पर ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, अर्थात जो वस्तुएं इस आईने में दिखाई दे रही हैं वो जितनी दिख रही हैं उससे भी ज़्यादा नज़दीक हैं, उसको ज़्यादा दूर देखने की गलती ना करें, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिससे ब्लड सैंपल वगैरह छोटे मोटे चीज़ें चेक की जाती हैं। आप लोगों को इंटर में लैबोरेटरी में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसमें भी प्रयोग इसका रहता है। ठीक है, तो ये सारे इसके यूज़ हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद की बातें अब हम करते हैं। इसके बाद की बातें ये हैं कि जितने भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, एक F बराबर R/2 पर, एक 1/F = 1/V + 1/U पर, और एक M बराबर -V/U पर। इन तीनों फार्मूला पर हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए सारी चीज़ें जितनी पढ़ाई गई हैं, सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो, रट लो, याद कर लो। ठीक है, उसके बाद तब मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।